अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 2 CMA का स्टार्ट हो गया है जी। कल हमने थोड़ी सी बात ये की थी कि क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस के कंटेंट्स हैं और क्या प्रीवियस नॉलेज हमें चाहिए, क्या पर्पज़ है हमारा इस CMA के टॉपिक का। ठीक है जी। अब बिजनेस की टाइप्स आपने इंट्रो के अंदर भी पढ़ रखी हैं। ठीक है। 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस, जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन कह लें, बिजनेस कह लें। ठीक है। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ज़रा जल्दी से देख लें। 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, जिनकी अकाउंटिंग आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं। तीसरी भी पता होनी चाहिए, कभी आ भी सकता है उसको कुछ सवाल। ठीक है। तो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं जी? रेडीमेड चीज़ें खरीदती हैं, यानी फिनिश गुड्स खरीदेंगी और सप्लायर से उनको ख़रीद के कस्टमर को जो है वो बेच देंगी, दरम्यान में अपना मार्जिन रख लेंगे। यानी चीज़ों को बनाने का जो वक्त है वो ये नहीं डालते, खुद को बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं और उनको बेच देते हैं। तो रेडीमेड मेल, रेडीमेड या फिनिश गुड्स, ये खरीदते हैं फ्रॉम सप्लायर और बेच देते हैं टू कस्टमर। सिंपल। ठीक है। ये आपके सवालों के अंदर हुआ करेंगे। ठीक है। इनके सवाल हुआ करेंगे, बनी बनाई चीज़ खरीदी, और उसको कुछ टॉपिक्स के अंदर ही आएंगे। लेकिन जो ज़्यादा फोकस आपको आपके इस पर्चे के अंदर मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर मिलता है। चीज़ें, रॉ मटेरियल खरीदना, फिर चीज़ों को अपनी फैक्ट्री के अंदर लेबर और ओवरहेड्स लगा के प्रोड्यूस करना और फिर उनको कस्टमर को बेचना। तो ऐसा बिजनेस जो इस तरतीब पे चल रहा हो, उस बिजनेस को कहा जाता है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और स्लो आओ, और स्लो आओ, नहीं तुम और स्लो हो जाओ थोड़ा सा। 9:30 बजे आ जाया करो यार, 1.5 घंटे की क्लास है, मैंने पहले भी कहा है, बहुत थोड़ा टाइम है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आगे सर नाम की क्लास भी है। बस इस बार ये थोड़ी सी सहूलत है कि 10 मिनट का है। 10 मिनट है ना फासला? 15। ओ यस, फिर तो 5 मिनट आओगे पक्के रोज मेरे हैं। 10 मिनट काफ़ी है दरमियान में। और कभी कभी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, नामसाइद हालात को सामने रखते हुए 10 मिनट भी ले लिया करूँगा कभी 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 हैं। नहीं 15 मिनट, 5 मिनट तो होने चाहिए। यहाँ से निकलना है, दूसरी क्लास में जाना है, कोई साथ वाले के साथ 1-2 बातें करनी है, थोड़ा फ्रेश होना है। तो इसलिए आप कल आए थे? अच्छा, आपको पहले भी मेरे से पढ़ा हुआ है, कोई वाकफियत है? नहीं, मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि मजाक मेरी तरफ से आने दिया करो, स्टेज ड्रामा नहीं बनाना। मैंने कहा बता दूं ताकि हंसेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे भी सही। ठीक है। और 1 वे। ठीक है। जुगते नहीं करनी मुझे। हाँ, मैं आपको स्टूडेंट समझता हूँ। अच्छा, नहीं असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कर लूँगा थोड़ी बहुत हल्की आंच पे, लेकिन आप नहीं करना, वरना फिर वो बन जाता है ना, वो स्टेज ड्रामा बन जाता है ना, जब क्लास नहीं ना रहती फिर। ठीक है। तो चले, माशाल्लाह वैसे तो मुझे पता है आप बड़े फनकार लोग हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं जी? रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, ठीक है जी, और उसको कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और फिर ये फिनिश गुड्स जो हैं ये सेल की जाती हैं कस्टमर को। ठीक है जी। तो इसके ऊपर ही फोकस है हमारे इस परिचय का। ठीक है। बहरहाल चूंकि टाइप्स पढ़ा रहा हूं तो एक टाइप ऑर्गेनाइजेशन की और भी होती है, और वो होती हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अगेंस्ट रेवेन्यू।
हर जगह ORG ORG और इधर भी ORG लिखें, ठीक है। तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होती है यहाँ पर, सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है जी। और इसके अगेंस्ट फी चार्ज करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, बहरहाल ट्रेडिंग भी कभी कभार आपको इस पर्चे में नज़र आ जाया करेगी, खास तौर पे जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले सवाल भी होते हैं कि आपने बनी बनाई फिनिश गुड्स खरीदी और वो आगे बेच दी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोनों टॉपिक्स के अंदर जो है वो ये बिजनेस अक्सर आया होता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी होता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा और फिर उसको प्रोड्यूस करके आगे बेचा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे इसे अर्ज किया था कि हमारा इस पर्चे का अगर कोई पर्पस पूछे कि भाई ये पर्चा क्यों पढ़ना है हमने, तो हम कहेंगे जी इसका मकसद तो यही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना पर यूनिट, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर बाकी सारे काम होते चले जाएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी तो उसकी बेस पर ही हम सेल प्राइस निकालेंगे ना। सेल प्राइस ऐसे थोड़ा ही है कि रात को सोए सुबह उठ के जो ख्याल में आया वो सेल प्राइस रख दी, फिर तो कर लिया बिजनेस हमने। हमें अपनी कॉस्ट का पता होना चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमारा एक यूनिट कितने में बनता है और फिर हमारा कितने खर्चे हैं और भी इसके अलावा। ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, आज मैं दोनों कॉस्ट पढ़ाता हूँ आपको, वही पढ़ानी है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये क्लासिफिकेशन एक है। और एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, वो कल कराऊंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक्स मैंने कल अर्ज किया था बच्चों से कि बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से आपने करना है। ये जो चलो ठीक है बच्चे कह रहे हैं कल तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, चलो माना मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, वो बहरहाल आपके लिए ज़रूरी था पता होना कि क्या चीज़ हमने पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या क्या होना है, क्या नहीं होना। भाई हाइब्रिड वाला कौन कौन यहाँ बैठा है ज़रा बता दें। कल से उधर ही बैठ जाना, बच्चे हो गए हैं पूरे अब, ठीक है। अब आज अच्छा नहीं लगता आपको, उठाना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा जी तो वो भी ज़रूरी बातें थी, लेकिन ये जो अब आज से बात शुरू हुई है 5 दिन में पूरी हो, 6 दिन में पूरी हो, जब तक पूरी नहीं होगी आगे नहीं जा रहे हम, ठीक है। असूल यही है कि जब तक किसी टॉपिक का जूस नहीं निकलेगा हम आगे नहीं जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज करेंगे, टाइम हमने बस ज़ाया नहीं करना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना, आपने इतनी कुर्बानी आपसे करवा ली, तो बस यही काफ़ी है कुर्बानी जो आपने कर ली। आप टाइम से आगे ज़रा पर्चा दे के अगले दिन बच्चे आए बैठे थे, तो आपने कम में कुछ लोग हैं जो कल छुट्टी करके आए हैं, वरना बच्चे कल मौजूद थे सारे यहाँ पे। एनीवेज आज अल्हम्दुलिल्लाह रही सही कसर भी निकल गई है। तो ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूरा फोकस इन पे रखना है। आप आखिरी लेक्चर तक इसमें पड़ी हुई चीज़ों से जान नहीं छुड़ा सकते, आप खुद देख लीजिएगा। अगर एंड का इंतज़ार करना है आपकी मर्जी है, और अगर मेरी बात पे एतबार करना है तो फिर अभी से इसको मान लें, मेरी बात पे एतबार कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। जो एंड का इंतज़ार करके चेक करेंगे खुद, तो फिर उस पर जब वक्त पे जाएंगे तो वहां पे पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खोत, नहीं होता। अच्छा 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 जी, तो बात क्या हो रही थी कि हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो यही कॉस्ट क्लासिफिकेशन तो आपको सिखानी है, ठीक है। तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन 2 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़नी है, उनमें पहली कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन कॉस्ट की, कॉस्ट क्लासिफिकेशन नंबर 1, मैं जो आपको पहली कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो क्या है, कॉस्ट 2 तरह की होती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूंगा, ट्रेडिंग बिजनेस आसान होता है वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 2 तरह की कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, बिल्कुल एंड पे तस्वीर को ऐसे खींचने के लिए दे दिया करूंगा, लेकिन अगर साथ साथ नोट कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदा होता है। आपके हाथ का नोट हुआ वो आपको सबसे अच्छा समझ में आता है और याद भी रहता है, ओके ठीक है। बहुत किया करें तो पिक्चर ले लिया करें और घर पे जाके फिर ये जो इस तरह के टेबल्स वगैरह होते हैं फिर उनको अपने पास लिखेंगे दोबारा तो आपको रिवाइज हो जाएगा, बल्कि याद हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से उसको याद रखने की, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अच्छा जी, अब
प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है जी, ज़रा कोई बता दे ऐसे ही। देखें गलत बात आपको पता ही है, मोस्टली बच्चे आप मेरे से FR 1 पढ़ ही चुके हैं, तो गलत जवाब देने पे तो कुछ नहीं कहा जाता ना। यहाँ पे आपने आई कैप में गलत जवाब नहीं देना, यहाँ पे तो चलेगा, ठीक है। तो गलत जवाब दें बेशक, लेकिन दें। तो बताएं जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि कोई कॉस्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट कॉस्ट, मैंने बोला जी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है कोई कॉस्ट, तो किस किस किस्म की कॉस्ट इसमें आ सकती हैं, सोच के बताएं। वैसे कल बता दिया था थोड़ा बहुत। जी हाँ, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट शामिल हो सकती हैं। यहाँ पे मार्कर अब नहीं पड़ा हुआ, भाई ने पता नहीं कहाँ कर दिया। ये पेन भाई के पास मौजूद है, इसके ऊपर मटेरियल भी लगा हुआ है। ये किसी फैक्ट्री में बना है तो वहाँ पे लेबर भी लगी और ओवरहेड्स भी लगे, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। और मज़ीद स्पेसिफिक कर दूं तो 3 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है डायरेक्ट लेबर, और बाकी फिक्स्ड ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो क्या है, फैक्ट्री का ओवरहेड है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो शामिल होगा, ठीक है। तो पहले मैं जरा इन तीनों का नाम लिख लूं, फिर फैक्ट्री भी बनाते हैं अपनी इंशाल्लाह, फैक्ट्री भी लगाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरी क्या बोली मैंने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर होती है जी FOH की कॉस्ट, ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड लिख दूं, FOH लिख दूं, FOH लिख दूं सिर्फ, FOH कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये समझता हूं कि हमें एक फैक्ट्री छोटी सी लगा लेनी चाहिए, ज़रा आसानी से बातें समझ आ जाती हैं, ठीक है। लें जी, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है जी। और हमने ना अपनी फैक्ट्री के साथ ही अपने बाकी सारे मामलात भी रखे हुए हैं। यहीं पे हमने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है जिसके अंदर एडमिन वाले हैं, अकाउंट्स वाले आप हजरात भी हैं, ख़वातीनों हजरात जो भी होंगे, ठीक है। यहीं पर ही हमने अपने HR वालों को रखा हुआ है, R&D वालों को रखा हुआ है। HR डिपार्टमेंट यहाँ पे ही है हमारा, R&D डिपार्टमेंट यहाँ पे ही है, साइंसदान यहीं पे बिठाए हुए हैं, ठीक है जी। यहीं पर हमने अपना शोरूम भी लगाया हुआ है, तो सेल्स डिपार्टमेंट भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। तो एडमिन, अकाउंट्स, HR, सेल्स, ये सब के सब यहीं पे, ठीक है जी। तो ये होता है इस तरह से, एक ही जगह पे आपने सारा कुछ रखा होता है। फैक्ट्री, उसके आगे ही आपको उनका सेल शोरूम भी नज़र आ रहा है, वहीं पे उनके आपको दफ्तर भी नज़र आ रहे हैं, कहीं अलग से ये नहीं कि हेड ऑफिस अलग जगह पे फैक्ट्री अलग पे। तो ये ज़रा मैंने करीब ही रख लिया, ठीक है। अब डायरेक्ट, मैं मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है जी, चाहे आप वो प्लास्टिक वाली छोटी गाड़ियाँ समझ लें या बड़ी समझ लें, आपकी मर्जी है। तो गाड़ियाँ हम बनाते हैं, ठीक है। अब गाड़ियाँ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। गाड़ी के ऊपर आपको पता है उस पर कोई स्टील लगेगा, उस पर रबर लगेगा, उस पर जो है वो और बहुत सारे मटेरियल डिफरेंट तरह के लगेंगे, ठीक है। टायर लगने हैं, उसके शीशे लगने हैं, उसके पेंट होना है, बाद में उस पर लाइटें लगनी है, तो बेताशा किस्म के उसके ऊपर जो है वो मटेरियल लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर ही आपका रॉ मटेरियल का स्टोर होता है, वेयर हाउस होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है जिसके अंदर ये शीटें पड़ी हैं, टायर शायर पड़े हुए हैं, और शीशे वीशे पड़े हुए हैं, ऐसे सामान ज़रा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे का सारा सामान जो है ये आपका फैक्ट्री की 4 दीवारी में ही है, ठीक है। और ये इसने सही से नहीं शक्ल बनाई इसकी, मैं फिर ट्राई करता हूँ, उसने बना दी, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है। तो भाई फैक्ट्री में ही होता है ना रॉ मटेरियल का वेयर हाउस। वेयर इज़ द वेयर हाउस, हेयर इज़ द वेयर हाउस, ठीक है। अब ऐसे ही इसी फैक्ट्री के अंदर और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। अब रॉ मटेरियल के वेयर हाउस के अंदर तो जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है वो सारे का सारा इसी के अंदर ही पड़ा होगा, ठीक है। तो क्या वो सारे का सारा रॉ मटेरियल
फैक्ट्री का खर्चा बन जाएगा? नहीं। जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा या इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो जाएगा वो कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल एक्सपेंस बनता है, बाकी तो कहाँ पे पड़ा होता है? इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है। अच्छा, बहरहाल डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा देता हूँ। फिलहाल ज़रा ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ तो लेना, ठीक है। अभी आराम सुकून से इसको मैं पढ़ा देता हूँ, पहले समझाऊंगा फिर पढ़ा दूंगा, नोट्स के अंदर लिखा हुआ। तो डायरेक्ट मटेरियल, सादा बात, वो मटेरियल है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये टेबल जो है, ये बेंच जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इस बेंच को अगर आप देखें तो इस बेंच के ऊपर लकड़ी लगी हुई है, इस बेंच के नीचे ये स्टील के पाए लगे हुए हैं, ठीक है। इस बेंच के ऊपर ये फोम की गद्दियां हैं और ये पोशिश हुई हुई है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस बेंच में जो इस तरह से लगी हुई हैं लेकिन नज़र भी नहीं आ रही, जैसे कि ग्लू होगी, जैसे कि कुछ पेच होंगे और ऐसे कुछ छोटी मोटी जो वेल्डिंग का मटेरियल, वो जो उसके अंदर वो जो क्या होती है वो वेल्डिंग वाली वो तार सी होती है, वो तार नहीं होती, कुछ और कहते हैं उसको, रॉड कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो लगा हुआ होगा। तो बहुत सारा मटेरियल इसमें ऐसा भी है जो या तो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, या नज़र आ भी रहा है तो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि हम ये नहीं इंटरेस्टेड, इसमें नहीं इंटरेस्टेड होते कि यार कितना इस एक बेंच पे लगा हुआ है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपको नज़र आ रहा है। यानी आसान अल्फाज के अंदर अगर समझाऊं ना तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो इस बेंच की शक्ल बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस बेंच की शक्ल किससे नज़र आ रही है? इस लकड़ी के फट्टे से। क्लियरली बताया जा सकता है कि इस बेंच के ऊपर लेट्स से 10 फुट का ये लकड़ी का फट्टा लगा है और 1 फुट का इतना रेट है, तो आप सुकून से बता सकते हैं एक बेंच के ऊपर इतने रुपए की लकड़ी लगी। फिर इसी तरह से इस बेंच के ऊपर लोहे का काम हुआ, वो जो लोहे की चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इतने फुट इसके ऊपर लोहा लगा हुआ है और पर स्क्वायर फुट रेट ये है या फुट का रेट ये है। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि एक बेंच के ऊपर कितना लोहा लगा हुआ। डायरेक्ट मटेरियल आप क्लियरली बता सकते हैं कि इस एक बेंच के इस गद्दी के ऊपर कितना ये कपड़ा लगा हुआ, कि जी 20 मीटर कपड़ा इस एक बेंच के ऊपर लगा हुआ है, 1 मीटर 100 रुपए का, तो 20 × 100, तो क्लियरली बता सकते हैं आप कि एक बेंच पर कितना कपड़ा लगा। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी तरफ इस बेंच में जब ये बेंच आया होगा तो इसकी लकड़ी शायद इस तरह से इतनी प्लेन नहीं होगी, लोहा इस तरह से इतना प्लेन नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, इसके ऊपर प्रोसेस किया होगा। लेट्स से आसान अल्फाज समझाता हूँ, वो एक सैंड पेपर होता है, रेगमार है जी, उससे इन्होंने रगड़ के इसको सही किया। अब इस एक टेबल के ऊपर हो सकता है 10 रेगमार लगे हों और इस साथ वाला बेंच, बल्कि तो छोटा हो गया तो थोड़ा सा, इसी साइज के बेंच के ऊपर उसके ऊपर शायद जो है वो 8 लगे हों मिसाल के तौर पे। हो सकता है ना इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, ये ज़्यादा खुदरा हो और वो ज़्यादा प्लेन मिल गया हो। लकड़ी है ना, किसी जगह से कैसी, किसी जगह से कैसी, लोहे के अंदर फिनिशिंग कहीं पे कुछ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हो सकता है हम क्लियरली बता ही ना सकें कि एक टेबल बनाने में कितना ग्लू लगा या कितना रेगमार लगा, या हो सकता और कितने कितने के कील लगे, या हो सकता है ये बता तो सकते हो लेकिन इतनी मिनिमम कॉस्ट हो कि हम इसमें इंटरेस्टेड ना हो, कि हम ये भी निकाल रहे हो बैठे कि जी एक बेंच पे 10 रुपए के कील लगते हैं। भाई यहाँ पे हजारों की बातें हो रही हैं जी, 15,000 का इस पे लकड़ी लग गई, इस पे 20,000 का कपड़ा लग गया, इस पे 25,000 का लोहा लग गया, इस पे 5 रुपए के कील लग गया। कहते हैं यार रहने दो बस, ठीक है। तो ये 2-3 निशानियां मैंने बताई हैं। डायरेक्ट मटेरियल वो है जिसको आप क्लियरली बता सको कि एक यूनिट पर कितना लगा है, या जिससे उस प्रोडक्ट की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अब जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है लेकिन है तो फैक्ट्री के अंदर ही लगा हुआ इसके ऊपर, तो वो भी इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही बनना है, लड़ाई की जरूरत नहीं है। बस फर्क ये है कि वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बन के प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपको क्या बताया है जी, 3 तरह की चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अच्छा डायरेक्ट लेबर क्या है? अब इसी से बता दो डायरेक्ट लेबर क्या है। ये देखो जी, डायरेक्ट लेबर क्या है कि यहां पर आपका ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है जी, और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना जी, ये डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट ये आ गया,
एक डिपार्टमेंट ये आ गया, लेट्स से ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल होती हैं, ठीक है, अभी पूरी असेंबल नहीं, एक टायर लगा एक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ये फिनिशिंग, यहाँ पे पेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे शायद जो है वो फिनिशिंग होती है, ठीक है, फिनिशिंग होती है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके पास ये भाई साहब बैठे हैं, एक ये भाई साहब भी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। एक गाड़ी को ये पेंट करते हैं 10 घंटे में दोनों, और एक बंदा 1 घंटे के लेट से 500 रुपये लेता है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि एक गाड़ी पर पेंट करने वाली लेबर के कितने घंटे लगे, और पर आवर रेट हो तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि एक गाड़ी पर लेबर की कितनी कॉस्ट आई, बिल्कुल बता सकते हैं। हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डायरेक्ट कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर आएगा प्रोडक्शन के अंदर। आओ सॉरी, टेबल पे वापस आते हैं, मैं किधर चला गया, टेबल की मिसाल ली थी ना आपके सामने, तो ये टेबल है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इस पर कारपेंटर ने काम किया, एक वेल्डर ने काम किया। एक कारपेंटर इस एक फट्टे को तैयार करने के ऊपर जो है वो 2 घंटे लगाता है, और वो फी घंटा 1500 रुपये लेता है, तो इस एक फट्टे को तैयार करने का खर्चा कितना आ गया डायरेक्ट लेबर का, 3000। फिर जो वेल्डर है वो 1000 रुपये के हिसाब से इस पे 1 घंटा लगाता है, तो 1000 वो आ गया, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट लेबर। क्या है ये, आप क्लियरली बता सकते हैं एक बेंच बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट इनकर हुई, एक गाड़ी बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई, बंदा मौजूद होगा, उससे इतने घंटे लगते हैं और 1 घंटे को वो इतने पैसे लेता है, ठीक है। अब ये सारी बातों को एक साइड पर रखें, और ये जामनू सा एक भाई देखें, ये भाईजान सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर से भी घूम के आ रहा है, तो किसी के पास थोड़ी देर रुक रहा है, किसी के पास ज्यादा देर रुक रहा है, तो क्लियरली हम ये बता नहीं सकते कि पेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस सुपरवाइजर का कितना टाइम लगा, फिनिशिंग में कितना लगा, असेंबलिंग में कितना लगा, ये कटिंग डिपार्टमेंट में कितना लगा, क्लियरली हम बता नहीं सकते। ये आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है हमें कि क्या एक एक यूनिट के ऊपर एक बंदा सुपरवाइजर के साथ इसलिए रख लें तनख्वाह के ऊपर कि वो सिर्फ ये देखे कि कौन से डिपार्टमेंट में किस गाड़ी के पास ये कितनी देर खड़ा हुआ, ताकि उस गाड़ी को उसकी एग्जैक्ट वो वाली कॉस्ट चार्ज करें। ये जी ये जो गाड़ी बन रही थी ना, उसके वो एक दोस्त उसका बना रहा था, उसके पास उसने खड़े होकर 15 मिनट गप भी लगाई और गाड़ी भी देखी, तो यहाँ 15 मिनट खड़ा हुआ, अगली गाड़ी पे 5 मिनट रुका, फिर तो हम यही काम करते रहे। भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट में सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर जो उसकी कॉस्ट जानी चाहिए ना, तो डायरेक्ट लेबर नहीं निकल रही तो खैर है, कोई बात नहीं, कितने गया, डायरेक्ट लेबर नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बनानी है ना, एफओएच में डाल दो, ठीक है। तो बात समझ आई, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली, भाई क्या यार बात हो रही है, आप निकल ही जाओ एजाज, चले जाओ इनके साथ, चले जाओ इनके साथ, भाईजान 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 ले जाओ एजाज को साथ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तीसरी बार आ रहे हो आप, डिस्टर्ब कर दिया मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, किक मारो मोटरसाइकिल को, तुमने क्या लगा गुस्से से मैंने पाँव मारा है। अच्छा जी कहाँ था मैं, हाँ, क्लियरली आप बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने लेबर कॉस्ट लगी, वो डायरेक्ट लेबर है, या तो क्लियरली बता नहीं सक रहे या ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट में डाल देते हैं उसको। एक और मिसाल लें, इस फैक्ट्री के दरवाजे पे एक गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो गार्ड तो फैक्ट्री का ही है ना, ठीक है, तो कितना टाइम उसका इस कटिंग डिपार्टमेंट में लगाएं, कितना असेंबलिंग में लगाएं, कितना फिनिशिंग में लगाएं, या जो गार्ड आपके इस फैक्ट्री के बाहर बैठे जहां ये बेंच बन रहे थे, तो कितना आपका जो है वो लकड़ी के ऊपर एलोकेट करें, इसकी तनख्वाह कितनी जो है वो लोहे के काम के ऊपर करें, कितनी जो है वो कपड़े वाले काम के ऊपर करें, तो है भाई फैक्ट्री का खर्चा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनना चाहिए। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितना लगा, ठीक है, या एक मेजर कॉस्ट है जिसकी वजह से उसकी शक्ल बनती नजर आ रही है, तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट कह दें, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल कह दें। और जो नहीं क्लियरली आप बता सकते कितना लगा, या जो एक बड़ी छोटी सी नॉमिनल सी कॉस्ट होती हैं, छोटी छोटी कॉस्ट होती हैं, तो उनको आप इनडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर कह दें। और इनडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाते हैं, इसी फैक्ट्री की चार दीवारी का खर्चा ही है, तो इसको कहां पे डाल देंगे आप, एफओएच में, ठीक है। तो साबित ये हुआ कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बल्कि इसको थोड़ा सा दोबारा ही लिख देते हैं, एफओएच कॉस्ट्स जो हैं
ये सारी फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, कहानी खत्म। एफओएच, बात समझ आई? नहीं तो आ जाएगी, कोई नहीं, अभी तो इब्तदाई इश्क है, ठीक है जी। तो एफओएच कॉस्ट किसे कहते हैं जी? हर वो फैक्ट्री का खर्चा, ऑल ही चला गया, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। अब इसकी मिसालें भी पता होनी चाहिए। तो ये पहली तो वही 2 मिसालें हैं जो अभी आपको समझा दी। जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन अभी बताया कौन सा था? इनडायरेक्ट मटेरियल। पढ़ाता हूं, ये लिखा हुआ सारा किताब के अंदर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, छोटे मोटे कील कब्जे लटरम पटरम, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, बस लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल लेना, एफओएच में डाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट को चार्ज कर देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया ये जो ना एफओएच पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बल्कि यूं समझे दो चैप्टर्स हैं सिर्फ इसको एलोकेट करने के। क्योंकि देखो ना, आप बड़े आराम से बता रहे थे कि एक टेबल के ऊपर लेट से 25,000 रुपए का मटेरियल लगता है, और एक टेबल के ऊपर 5,000 रुपए की लेबर लगती है, और एक टेबल के ऊपर कितने एफओएच लगते हैं ये क्लियरली नहीं बताते। इसके लिए फिर कोई एलोकेशन रेट निकाला जाता है, वो हम पूरा एफओएच का चैप्टर पढ़ने लगे आगे, वो हम सीखेंगे। क्योंकि सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर तो नहीं है, फैक्ट्री इतनी बड़ी है, अभी तो और बड़े खर्चे हैं। उसमें प्लांट मशीनरी लगा होगा, बिजली पे चलेंगे या फ्यूल पे चलेंगे, ठीक है। फैक्ट्री की बिल्डिंग है, आपकी होगी तो डेप्शन होगी, आपकी नहीं होगी तो रेंट होगा, इंश्योरेंस होगी, ठीक है, यूटिलिटीज होंगी, और लटरम पटरम ढेर सारे खर्चे होंगे। तो ये सारे खर्चे जो फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर है, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फैक्ट्री का खर्चा तो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो डालने हैं। अब वो कैसे डाल दें? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो आराम से बता सकते हैं, एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर कितना लगा, लेकिन एफओएच का क्लियरली बता नहीं सकते। और मसला क्या है? कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना है हमने। तो भाई हर टॉपिक में कोशिश करेंगे हम कि हम पहले ये देखेंगे हमने करना क्या है, ठीक है ना। तो हमने पहुंचना कहां पे असल में, इस सब्जेक्ट में कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचना है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल तो आराम से बता सकते हैं, कितने आराम से हमने बता लिया था कि 20 मीटर कपड़ा लगता है, हर मीटर 1000 रुपए का है, तो 20,000 का कपड़ा लग जाएगा। क्लियर? लेबर, जो डायरेक्ट लेबर है, बड़े आराम से बता लोगे जी, कारपेंटर के 10 घंटे से एक बेंच पे लगते हैं और 500 रुपये लेता है, लो 10 × 500 करो, क्लियरली बता सकते हो। लेकिन एफओएच क्लियरली बता नहीं सकते, बट प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनाना है, तो उसके लिए फिर इसको भी पर यूनिट निकालने के लिए इसके ऊपर तो 2 चैप्टर्स हैं, एक ओवरहेड की कॉस्टिंग का चैप्टर है और एक एबीसी कॉस्टिंग कहलाता है। ये दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं हम, ये पढ़ेंगे वहां पे जाके एलोकेशन का तरीका क्या है। लेकिन फिलहाल तो जाग के सुन लो, आखिरी बार फिर सो जाना, मैं क्या लगता है सोने दूंगा तुम्हें। लेकिन फिलहाल तो अभी आपको बेसिक्स के अंदर ये भी रेट निकला हुआ मिला करेगा। जैसे वो यूं बता दिया करेगा, जैसे मैंने ये बताया ना, ऐसे ही बता देगा एक बेंच के ऊपर ओवरहेड्स लेट से जो है वो 1500 रुपए के ओवरहेड, एक बेंच बने 15,000 रुपए के उस पर ओवरहेड लग जाते हैं, तो फिर आप ओवरहेड की कॉस्ट जो है उसमें ऐड कर देंगे सिंपली। लेकिन ये कैसे निकलता है 15,000, इसके ऊपर भी पूरा एक समंदर है जिसमें डूब के हम 8-10 दिन ईद से पहले निकल आएंगे इस समंदर में से इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, उसके बाद फैक्ट्री अगर किराए पे है तो उसका रेंट, और अगर फैक्ट्री आपकी अपनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी, फ्यूल होगा, मैं यूटिलिटीज लिख दूं, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस एंड सो ऑन। ये तो एक कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट इसकी बन नहीं सकती। ये फैक्ट्री है, इसके अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो क्या है? एफओएच। उसके अंदर अभी हमने बात की सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग, अगर ये अपने हैं तो, रेंट पे हैं तो इनका रेंटल, सब क्या है? एफओएच, ठीक है। तो 3 तरह की कॉस्ट हमें नजर आई प्रोडक्ट की कॉस्ट में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट हो सकती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, ठीक है। इसको पढ़ाता हूं, बल्कि पढ़ आप घर से भी लेंगे, बताऊंगा कहां पे लिखा हुआ है, लेकिन समझ आ गई मोटी मोटी बात, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल वो
जो क्लियरली हम बता सकें कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर कितना लगता है। डायरेक्ट लेबर वो जो क्लियरली हम बता सकें एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर कितनी इनकर होती है। लेकिन एफओएच वो जो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, या इतनी कोई छोटी चीजें होती हैं कि हम डायरेक्टली निकालने में उसके इंटरेस्टेड ही नहीं होते, हम एफओएच का पार्ट बनाते हैं और वहां से प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं इसका, जो कि इंशाल्लाह वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप इंट्रो में बनाकर आए हैं। इंट्रो में आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग, किसी को याद है? इंट्रो पढ़ के ताज़ा ताज़ा कौन से आ रहे हैं बच्चे जिन्होंने कैफ में अभी कोई पेपर नहीं दिया, वो हाथ खड़ा करें। कम ही होंगे असल में मेरे वाले बच्चे, यानी कि जो टाइम टेबल के अंदर होता है ना, पार्ट 2 वाले ही होते हैं। पार्ट 1 वालों के जो है वो क्लैश होता है, मेरा टैक्स का टाइम होता है ना इस तरह से। तो बहरहाल जो हैं उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ताज़ा ताज़ा बनाया है। अच्छा तुम लोग बता तो दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाया होगा ना? 6 महीने पहले तो इंट्रो पढ़ा ही था, पीआरसी नहीं पढ़ा, चॉइस पे छोड़ा था वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसने चॉइस पे छोड़ा था? अच्छा कोई बात नहीं, सबने भी किया हो तो अच्छी बात है, सबने भी छोड़ा हो तो अच्छी बात है, मुझे उससे लेना देना कोई नहीं है। मैंने एक सवाल फिर भी करा देना, सिलेबस में उस तरह से नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल आ जाए, लेकिन वो नॉलेज चूंकि यूज होता है तो इसलिए मैं एक सवाल उसका कराऊंगा, एक आधा होमवर्क में दे के उसका सोल्यूशन दे दूंगा, वैसे जरा हाथ सीधा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वाली डिस्कशन मेरी अभी सुने अगले 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट की, तो आपको नजर आएगा कुछ चीज़ें अभी नहीं डाली उसके अलावा वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेसिकली ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही तो बनाया आपके सामने कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या डालो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। बस इसको आप इस शक्ल में बना लिया करते थे। यार ना कर लिख लिया भाई जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही लिख लो, डायरेक्ट मटेरियल डीएम कॉस्ट ना लिख दो, डीएम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेट से 125 रुपये, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेट से 75 रुपीज़। एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है जो कि शायद ही किसी सवाल में आए, नहीं आता। डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली नहीं आता, बहरहाल अगर लिखा होगा तो वो भी आपने यहीं पर ही ऐड कर देना है। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या है ये? तो 200 रुपये क्या होगी जी हमारी प्राइम कॉस्ट। और इस प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल कोई दे लें, अगर कोई दे दे मुझे, बताएं जी कोई मिसाल, कोई तो दस दो। और कुछ तो कभी सुना हो कहीं से, कुछ तो गलत बता दो कुछ। डायरेक्ट कहते क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल दी आपको, डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल दी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कोई हो सकता है, कोई एग्जांपल कहीं इससे छोड़ो, कहीं और ऐसे आसपास दे देंगे। एफओएच में आ जाएगा अगर वो यूज हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जैसे डेप्रिसिएशन है। अच्छा इसको छोड़ो, एक और मिसाल, यही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है जी। वो एफओएच है ना जी, एफओएच है, रॉयल्टी मैंने बोला एफओएच है, और एफओएच है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन वैसे बाय द वे, किसकी? प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट की मशीनरी जो लेकर आए वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हुई और डेप्शन में आ गई एफओएच। वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं है। और कैरेज कौन सा? इन मटेरियल पे लगा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, एफओएच ही नहीं है। और वेजेस डायरेक्ट लेबर है। और तो यही मैं बोल रहा था कि बहुत मुश्किल है डायरेक्ट एक्सपेंस का आना, यही दो ही आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बाकी सारे कहां चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की, डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल दूं। आपने अक्सर कभी देखा हो, इतवार का दिन आप सो रहे हो और किसी नई सोसाइटी में आपका घर हो या पुरानी में भी हो, कोई घर नया आसपास बन रहा हो टूट के, तो सुबह सुबह आपकी आंख खुले और डर 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 की आवाज आ रही हो, आप खिड़की से झांक कर देखें तो आपको नजर आए साथ वालों का छत डाल रहा है, लेंटर पे आ रहा है जी। तो उस लेंटर को ढलते हुए अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं जो उससे पहले आपने उस घर के सामने कभी नहीं देखी थी, ठीक है। उसके ऊपर वो खंबा सा लगा होता है, लिफ्ट सी लगाई होती है उन्होंने, ठीक है ना। वो लिफ्ट से वो सामान उसमें डालते हैं, वो सामान, बंदे भी उसी से ऊपर जा रहे होते हैं। खैर सामान उसमें, वो मसाला, वो एक वो गोल सा होता है, उसमें मसाला तैयार हो रहा होता है, उससे मसाला वो रेडी में डालते हैं, वो उस लिफ्ट में डालते हैं, उससे वो
तो वो एक डीजल का एक पीटर इंजन लगा होता है, वो चलाते हैं, वो ऊपर जाता है, वहां से उसको उठाते हैं, आगे रेडियो के ऊपर लेकर जाते हैं। ढेर सारे लोग भी आए होते हैं उस दिन, ठीक है, और ये सारे काम उससे पहले वहां नहीं हो रहे थे। तो आप कहते चलो यार हम नींद तो खराब होगी, जाकर तमाशी देखता हूँ। वहां पे जाते हैं तो वहां पे वो ठेकेदार खड़ा होता है जो हर रोज आया होता था पहले। आप उसे कहते हैं कि ये सारा सेटअप आपका अपना है? वो कहता है नहीं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये पूरा जो है ना इन सेटअप जो है, जो इस पीसीसी को डालने के लिए, लंटर को डालने के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने रखा होता है, ये किराए पे देते हैं। ये लोग भी मिलाकर, ये लोग और ये इक्विपमेंट सारे मिलाकर आज का दिन का मैंने इनको 50,000 रुपया टोटल देना है, ये पूरी छत डाल के देंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल हाउस का आप बता सकते हैं? घर पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है बता सकते हैं? एड्डी सोचने की गल तो नहीं है, पाए इट्टा बजरी सीमेंट रेत सरिया डायरेक्ट मटेरियल तो है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मिस्त्री जो मजदूर उस पर लगे हुए इनको जो आप मजदूरी दे रहे हैं डे एंड में, डायरेक्ट लेबर। अब ये जो 50,000 रुपया ठेकेदार ने देना है, इस यार ना इधर होके बैठो यार, ये बिल्कुल ही छुपा हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा, पूरा क्लास गुजर गई है मेरी, प्रॉब्लम हो रही है मुझे यार। इधर ना 3 बच्चे बैठा करो, मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो चौथा इसलिए मैं बैठा करो, कभी कभी ना मुझे पाँव रखना पड़ता है, थक जाता हूँ। तो दूसरी बात, इधर वाला मुझे नज़र नहीं आता, तो मुझे जो नज़र ना आए तो मुझे ना वो बड़ी वो टेंशन होने लग जाती है, कितने कितने की कर रहे कर की रहे। तो इसलिए ना सामने रहा करो, छुपा ना करो, किसी के पीछे बिल्कुल नहीं छुपना। अच्छा, अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि 50,000 रुपया जो इस ठेकेदार ने ये लंटर डालने का खर्चा पे करना है, क्या ये डायरेक्ट मटीरियल है? ये भी इतनी सोचने की बात नहीं है। नहीं। क्या ये डायरेक्ट लेबर है? नहीं। तो फिर एफओएच में डाल दे। नहीं, क्लियरली बता सकती हैं एक घर के ऊपर 50,000 रुपए का खर्चा क्या आना है इस लंटर का। तो ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन एफओएच भी नहीं है। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जबरदस्ती एग्जांपल दे दी, कहीं यूज हो जाए, कहीं लफ्ज लिखा हो, परेशान ना होना, वैसे आता नहीं है सवाल में, ठीक है सर। वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा सर, हम तो उसको नहीं देंगे सर, वो तो ठेकेदार देगा बेटा। तो ठेकेदार की कॉस्ट है ना, चलो ठेकेदार जो कॉस्ट इनकर कर रहा है वो आपकी कॉस्ट है ना सर, वो तो हम उसको पे नहीं करेंगे सर। वो यार मिसाल के तौर पे ठेकेदार आप ही हो, या ठेकेदार जो है वो बनाकर इस घर को बेचेगा तो उसने कॉस्ट ही निकालनी है ना। ठेकेदार के लिए एक यूनिट एक घर होगा ना, तो वो घर बनाएगा तो बेचेगा, तो वो 10 लाख का बना के 15 का बेचेगा, सही है ना। तो उसकी कॉस्ट तो सारी यही होनी है, मटेरियल लेबर ओवर है। मैंने घर की मिसाल दे दी, तो घर क्या है? एक कॉस्ट यूनिट है, एक यूनिट ऐसा जिसकी कॉस्ट निकालने में आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, घरों को बनाकर बेचते हैं, तो आपके लिए क्या होगा? एक कॉस्ट यूनिट एक घर, उस पर कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, कितना डायरेक्ट लेबर लगा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, कितने एफओएच लगे, टोटल इतना खर्चा, इतना प्रॉफिट ऐड करो, इतने का लगा दो सेल पे। समझ आई? चलें आगे, पढ़ा भी लैन दिया करो मैनू, गल्लां च ला लेना मैनू। उसके बाद ये जनाब एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हो गया डायरेक्ट लेबर, और तीसरा क्या बताया आपको? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होता है? एफओएच। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, इनके अंदर एक लंबी लिस्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड सो ऑन। ये ऊपर जो मैंने लिखा है बस इसी को मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यूटिलिटीज़ कहते हैं, यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो ये ढेर सारे खर्चे जो हैं ये मिलाकर फैक्ट्री एफओएच बनेगा, ठीक है जी। ये अब ऐसे अज्यूम कर लें कोई फिगर्स। इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं जनाब ये 25 रुपये का इनडायरेक्ट मटेरियल है, 12 रुपये का इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्शन ऑफ प्लांट 18 रुपये है और 15 रुपये। तो ये सारे मिलाकर कितना बनता है ज़रा टोटल बता दो मुझे। 70। ये 70 एफओएच आ गया, और 200 जमा 70, 270 इसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। अब ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट हुआ करती है, वर्क इन प्रोसेस का भी एक कॉन्सेप्ट है। जब मैं ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा ना तो वो उस वक्त रिवाइज कर दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ें। फिलहाल सादा सी बात, आप देखें प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 270 है, और मिसाल के तौर पे मैंने 10 यूनिट बनाए हैं, तो मैं 270 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ये 27 रुपये मेरे एक यूनिट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर क्या शामिल हो गया?
हो सकता है ना यहाँ से पर यूनिट निकल आए, वैसे पर यूनिट ही हमने निकालना है। और पर यूनिट निकालने का तरीका एफओएच के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जितने सारे एफओएच हैं पूरे बिजनेस के, उनको पर यूनिट कैसे निकालना है, उसकी कोई ना कोई बेस होती है, फिर एब्जॉर्प्शन का तरीका होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम होता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बेसिक्स में हम, अभी तो वो आपको बताएगा एक यूनिट पर इतने, एक यूनिट पर इतना मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, इतने ओवरहेड्स लगते हैं। बताओ अगर इतने यूनिट बनाए तो कितनी कॉस्ट बनेगी, बस ये सीखना है हमने, सादा सी बात, ठीक है। लेकिन ये यहां ना सीखें तो अगले टॉपिक्स में जाके फिर टॉपिक नहीं सीखते, फिर इनमें फंसे रहते हैं, ठीक है। आगे जाके हमने टॉपिक्स सीखने हैं, इन बातों में नहीं उलझे रहना, ओके। चले, बहरहाल ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ जाया करेगी ऐसे, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूं आपको कि ज्यादा परेशान नहीं होना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, ठीक है। और एफओएच भी, ये बस मैंने जरा टोटल्स लिखनी है, यही अगर पर यूनिट करते तो वही हम निकालने चले हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने चले हैं, क्योंकि वहीं से हमने बाकी सारी गेम डालनी होती है। प्रॉफिट मार्जिन वहीं से रखना है, सेलिंग प्राइस वहीं से रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी वहीं से पता लगेगा, और मार्केट के अंदर कंपैरेटिव प्राइस भी तभी दे सकते हैं। अगर अपनी कॉस्ट का ही नहीं पता तो हमें क्या बिजनेस करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्टिंग तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पेपर से आप गुजर रहे हैं। जब आप जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो सेठ साहब को आप इसी वजह से पसंद होंगे, जब वो कहेंगे आपको कि अब बताओ भाई यार ये ऑर्डर आ गया, जरा क्या करें इसका, अच्छा कितने की यूनिट बेचनी चाहिए, कितने का एक यूनिट मुझे पड़ रहा है जरा बताओ, ठीक है। वैसे तो सेठ साहब जो है वो बगैर पढ़े भी उनको ये बातों का पता होता है, लेकिन चलें आगे बढ़ें, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन 1 के अंदर एक टाइप कॉस्ट की क्या हो गई, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। दूसरी होती है पीरियड कॉस्ट, क्या होती है जी, पीरियड कॉस्ट। ये पीरियड कॉस्ट जो है ये किसी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही है, ये तो बस किसी स्पेसिफिक पीरियड से रिलेट करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बेंच की मेरी कॉस्ट जो है 50,000 है, ठीक है, तो मैंने अगर इस पूरे पीरियड में 5 बेंच बनाए तो कितनी कॉस्ट होगी, टोटल 2,50,000। 10 बनाऊंगा तो 5 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई एक भी मैं टेबल ना बनाऊं तो मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, 0, ठीक है। अच्छा, हमारी कंपनी ने बैंक से लोन भी ले रखा है, पैसे कम थे, बैंक से लोन लिया हुआ था और उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। मेरा सवाल, क्या प्रोडक्शन हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या प्रोडक्शन से कता नजर लोन अगर आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कुछ बात समझ आई? तो जो लोन का इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट मिसाल के तौर पे, ये फाइनेंस कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से कोई उसका सरोकार नहीं है। एक साल अगर आपने लोन लिए रखा तो उस एक साल के अंदर वो इंटरेस्ट उसी एक साल में चार्ज होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में फर्क क्या, थोड़ी देर में बताता हूँ, मजीद क्लियर करता हूँ। फिलहाल तो मैं जरा एक बस ऐसे नाम लिखने के लिए एक एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। तो दूसरी किस्म कौन सी है जी, पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट्स और पीरियड कॉस्ट। सो पीरियड कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है, बल्कि यहाँ पे मैं लिख ना लूँ प्रोडक्ट कॉस्ट की भी डेफिनेशन हो ताकि आपको सही से पता लगे। इसको ना जरा इधर साइड पे ले आए। पहले इसको लिखते हैं तो दूसरे की सही समझ आएगी ना, जब जरूरत पड़ी है तो लिख लेते हैं इसको जी। प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं ऐसी कॉस्ट को जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो, जो रिलेट करती हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री। ये मैं दूसरी लिखवानी थी इसलिए ये लिखवा रहा हूँ, वरना तो काम चल गया था। खैर चलें, क्योंकि डेफिनेशंस आपसे वो पूछता नहीं, बस पता होना चाहिए। लिखी हुई हैं किताब के अंदर, मैंने इस नोट्स के अंदर भी डाली हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहेगा, सुना कभी नहीं कि डिफाइन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए, यूज होता है इनका एक्सटेंसिव। फिक्स कॉस्ट डिफाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन करो, कभी नहीं होगा, लेकिन पूरे सीएमए के अंदर आपकी हर टॉपिक के अंदर रोला ही यही पड़ा होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी आपके साथ, ठीक है। एनीवेज, प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर ऑल दोज कॉस्ट्स। आप कहोगे सर हम कैसे इसको फिट करें, कोई बात नहीं बेटा, आप नीचे फिट कर लें, खैर है, लिखना ही है ना, ऐसे तीर लगा के ऊपर लिख लें, कहीं पे भी लिख लें, लिखना हो तो लिखने वाले लिख लेते हैं, ठीक है जी। और ऑल दोज कॉस्ट्स
that are incurred in manufacturing a product that are incurred in मैन्युफैक्चरिंग आ प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री। ये मैंने आपको आसान अल्फाज में, यही लंबी अंग्रेजी को आसान अल्फाज में कैसे बताया था, फैक्ट्री की चार दीवारी का हर खर्चा, फैक्ट्री का हर खर्चा वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो वही अंग्रेजी बंदा मारता है तो ऐसे लंबी चौड़ी कहानी आ जाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट इन द फैक्टरी, ये टैक्ट्री नहीं लिखा हुआ है, फैक्ट्री लिखा, ठीक है। अब ये डिफाइन कर लिया तो दूसरा समझ में आ ही गया, ठीक है। पीरियड कॉस्ट फिर क्या होगी, ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है बल्कि किसी खास पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। मसलन आपके एडमिन मैनेजर साहब, उनको आपने मंथली सैलरी देनी है तो देनी ही देनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है नहीं बन रही है उससे कोई सरोकार नहीं है। सेल्स मैनेजर की सेलिंग वेजेस जो हैं, जो मंथली वेजेस हैं, वो आपकी क्या है, पीरियड कॉस्ट है, मंथ से रिलेट करती हैं। हमने इस भाई को, खलील भाई को हायर किया इस साल में अगस्त में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने की इनकी सैलरी इस साल में एक्सपेंस होगी, ठीक है। किसी भी पीरियड से रिलेट करती है। तो पीरियड कॉस्ट are not related, are not associated, क्यों कह ले, are not associated with manufacturing, are not associated with manufacturing of product and are matched to a specific, and are, कुछ भी लिख लें अंग्रेजी, अब जो समझ आती जा रही है मैं लिखता जा रहा हूँ। एंड आर मैंने वैसे वहाँ से देखा था आने से पहले क्लास से, तो मैं यही बातें लिखवा रहा हूँ जो वहाँ लिखी हुई हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है मिलती जुलती बात ही होगी। एंड आर मैच्ड छोड़ो अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ a पर्टिकुलर पीरियड या स्पेसिफिक, जो भी कह लें पीरियड, ठीक है जी। अब ये भी आगे 3 तरह की हैं, ठीक है जी। 3 मतलब एग्जाम्पल्स हैं इसकी, बड़ी मशहूर ज़माना एग्जाम्पल्स आप हमेशा से जिनको सुनते आए जी। एडमिन कॉस्ट्स, सेलिंग, इनको मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कई नाम है इसके, ठीक है, कॉस्ट्स आ गए, और फाइनेंस कॉस्ट्स, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डिस्कशन थी, ख़त्म हुई, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये एक पिक्चर में आ रहा है नज़र सारा कुछ। ये बेसिकली मैंने ना इसका प्रोडक्ट कॉस्ट का जो है ना, इसका प्रोडक्ट कॉस्ट का जो है ना ये बताया था, थोड़ा सा फॉर्मेट सा, ठीक है। ये ना हो कि उसको कहीं और मिक्स करते रहो। आपको पता है इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर एडजस्टमेंट होती है, वर्किंग प्रोसेस की इंट्रो की बात है, वैसे मैं सिखाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलती है, फिर फिनिश गुड्स की जब एडजस्टमेंट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, वो कॉस्ट ऑफ सेल जाती है पीएनएल में, जीपी निकलता है, और जीपी के बाद जाके फिर ये वाली कॉस्ट आती है, ठीक है ना। ओके, पार्ट 2 शुरू करना ना यार, करें।